नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम भारत का भूगोल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमने नया अध्याय शुरू किया है, कृषि। तो भारत में जो कृषि की विवेचना है, वो देख लेते हैं। तो कृषि आज नया अध्याय शुरू करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है, ठीक है? तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है। ये जो भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 का जो सेंसस है, ये उसके बारे में बताया गया है कि उसमें जो है 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त होता था। जबकि आर्थिक समीक्षा जो अभी आई है नई 2020-21 के अनुसार देश का लगभग 64.6% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है और ये किस जनगणना के आधार पर है? जनगणना 2011 के आधार पर। अब जो है नई अपडेट आ चुकी है, तो उसको आप देख लेना। आगे देखते हैं। वर्ष 2020-21 में देश के जीवीएमएस की हिस्सेदारी 20.2% है, जबकि वर्ष 2021-22 के फर्स्ट सेशन में कितनी है? 18.8%। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। ये महत्वपूर्ण। देश में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, 1960 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर, उत्तराखंड में किया गया था। देखिए, जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 17 नवंबर 1960 को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के पंतनगर में। लेकिन अब प्रेजेंट में जो है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है, यानी उत्तर प्रदेश के जो है एक अलग पार्ट उत्तराखंड बन चुका है। तो पंतनगर अब इस समय प्रेजेंट में उत्तराखंड में है। तो जो पंतनगर विश्वविद्यालय है, वो इस समय उत्तराखंड में है और उसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 में। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। बाद में देखिए, इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर में है, उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, तो प्रश्न इस पर बने कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, सॉइल मतलब मिट्टी का सर्वे, के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, उसने जो है भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है और 60 कृषि उप पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा है। ये ध्यान रखेंगे। देखिए, इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय कृषि का इतिहास है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम.एस. रंधावा के द्वारा। ठीक है। आगे देखेंगे, इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा, यानी एम.एस. रंधावा। ठीक है, मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक और बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही। देखिए, पहले जो जब पहले हरित क्रांति से पहले जो भारतीय कृषि थी, वो केवल एक जीविका के तौर पर थी। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से हरित क्रांति आई है, उसके बाद से अब ये जो कृषि है, एक व्यापारिक और बाजारोन्मुख समझते, यानी कि मार्केट लेवल के पे
कृषि होने लगी है, ठीक है, यानी उसका व्यापार होने लगा है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोला गया है, अगर मान लीजिए जो है खाद्यान्नों को या अन्न को अगर कहीं भंडार करना है तो उस समय जहाँ जो जगह है उसमें क्या होनी चाहिए, 14% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। और जो ये मानक है ये किसने निश्चित किया है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भंडारण के लिए उपयुक्त सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए 14%, इसके अनुसार खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है कृषि में युग्म पैदावार का आशय है दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। ठीक है, युग्म समझ रहे हैं यानी दो। तो युग्म पैदावार का मतलब है कि एक ही फसल चक्र में एक ही फसल वर्ष में एक साथ दो फसलों को उगाना, इसको युग्म पैदावार बोला जाता है, डबल क्रॉपिंग। अगला पॉइंट है एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो एक साथ एक ही भूमि पर दो या अधिक फसलों को उगाना क्या बोलता है, अंतर फसली, इसको टर्म को बोला जाता है, इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है। ठीक है, इससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। मिश्रित खेती का मतलब क्या है, देखिए मिश्रित खेती का मतलब ये है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना, इसको बोला जाता है मिश्रित खेती, ताकि किसान की आय में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने सुना होगा, ये जो है गांव में चलती है ठेकेदार कृषि। ठीक है, यानी किसी बहुत बड़े भूमि को ले लिया है ठेके में और उसको करना, इसको वो ठेकेदारी कृषि कहते हैं। और इसमें जो है सबसे अग्रणी यानी जो फर्स्ट नंबर पे है वो पंजाब राज्य है। अगला पॉइंट देखेंगे सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है, ये सभी जानते हैं, ईस्ट का। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। ठीक है, इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि पहाड़ है और पहाड़ में क्या है, जंगल है, इसलिए कृषि के लिए भूमि कितनी है, मात्र 10% से भी कम है, 10% से भी कम। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर एवरेज रेन होती है, यानी औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा प्रमुख अनुत्पादक राज्य हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो प्लेन है, बहुत बड़े बड़े प्लेन है, मैदान है, और दूसरा जो है वर्षा की मात्रा ठीक है, मौसम चेंज होते रहते हैं, तो कृषि के लिए उपयुक्त है, और दूसरा नदियों का दोआब भी है। ठीक है, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। ठीक है, तो जो कुल खाद्यान्न उत्पादन में है तो देखा जाए तो देश का सबसे ज्यादा जो पार्ट जाता है खाद्य उत्पादन में, वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सर्वाधिक टॉप में उत्तर प्रदेश है। भारत में वर्ष 2016-17 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 45.22%। ये 2016-17 के आंकड़े हैं, ठीक है, नए आंकड़ों के हिसाब से अलग होगा। और वन क्षेत्र कितना है, 23.36% और अन्य क्षेत्र 31.42%। एक अगला पॉइंट देखेंगे विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले स्थान पर है, चीन। ठीक है, और भारत चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में लगभग 34.88% भाग पर चावल की कृषि की जा रही है। ठीक है, ये जो सेंसस है, जो डेटा है, ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है।
यानी 34.8% तो क्या है, चावल की कृषि की जा रही है। और चावल में भारत विश्व के दूसरे नंबर पे है उत्पादन में। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर भारत में सर्वाधिक उर्वरक कौन से, देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपभोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं कर्नाटक है। ठीक है, तो जो 2019-20 का आंकड़ा है उसके अनुसार जो है सर्वाधिक जो उर्वरक उपयोग करते हैं राज्य, उनमें टॉप में कौन सा, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे पंजाब और पांचवें में है कर्नाटक। आगे देखेंगे, वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्यों में क्रमशः बिहार, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा पुदुचेरी। ठीक है, ये खपत सर्वाधिक है। यहाँ पे बोला गया है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो टॉप में कौन सा है, बिहार है, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पुदुचेरी सबसे आगे है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत में, यानी फर्टिलाइजर की खपत। ठीक है, आगे देखेंगे, संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत में बीज ग्राम संकल्पना का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, जो बीज ग्राम संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, सीड विलेज कंसेप्ट जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो किसान जिनके विचार समान मिलते हैं कृषि के प्रति, उनके लिए एक सेल्फ समूह बनाना और वहां उनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, कि ये है बीज ग्राम संकल्पना, जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ काम कर सके। ठीक है, जिससे स्वयं की तथा साथी किसानों को बीजों की जरूरत की उचित समय और सस्ती कीमत पर पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एग मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग मार्क क्या होता है? एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादकों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, देखिए एग मार्क का मतलब क्या है, एक केंद्र सरकार की तरफ कुछ मापदंड दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें एक एग मार्क, एक साइन होता है। ठीक, तो एग मार्क जो दिया जाता है वो कृषि उत्पाद से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिया जाता है कि उनकी गुणवत्ता अच्छी है। ठीक है, उनकी ग्रेडिंग अच्छी है। एग मार्क, अगर प्रश्न इस पर बने कि एग मार्क किससे संबंधित है, आप ये ध्यान रखेंगे कृषि उत्पाद से संबंधित। ठीक है, एग मार्क, और किसके द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये कृषि उत्पाद अधिनियम कब आया था, 1937 में। ठीक है, एग मार्क, एग से समझ सकते हैं एग्रीकल्चर, मार्क आप गवर्नमेंट का मार्क है, ये जो प्रोडक्ट जो है ये अच्छा है, मानकीकरण में इसकी ग्रेडिंग अच्छी है। ठीक, आगे देखेंगे, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, और जो परंपरागत कृषि विकास योजना है जिसे PKVY कहते हैं, द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे इसकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गई, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना हो गई, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई। परंपरागत कृषि विकास योजना मतलब जो फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, उनकी जगह जैविक खेती करना। तो ये सारा, जैसे कि एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार हो गया। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं की गई हैं कृषि के बढ़ावे के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, ये पूरे देश में संचालित हो रही है। ठीक,
इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा, जिसे लीविया कहते हैं, में 0.9% पाई जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो नाइट्रोजन प्राप्त होता है वो हरी खाद से प्राप्त होता है, और हरी खाद में भी सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो बोड़ा से होती है। बोड़ा मतलब लोबिया को बोलते हैं, ठीक है। उससे जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्राप्त होती है, उससे खाद बनाई जाए तो 0.49% नाइट्रोजन प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के लिए होती है, ठीक। और भी हैं जो नाइट्रोजन की प्राप्ति देते हैं हरी खाद, जैसे कि ढैंचा हो गया। दूसरे नंबर पे ढैंचा आता है 0.42%, सनई में 0.43% तथा ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारे जो है आप नाम याद रख लेना। किंतु सनई की बुआई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन 86,129 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढैंचा से 84 से लेकर 105 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और ग्वार से 68 से 85 किलोग्राम हेक्टेयर, तथा लोबिया से 74 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन खेत को प्राप्त होती है। टॉप पे लोबिया है, लोबिया सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्राप्त होता है, ध्यान रखें, जिनकी हरी खाद बनाई जाती है। जिसे आप जैविक खेती कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से। अगर प्रश्न आया कि फर्टिगेशन का मतलब क्या है, फर्टिगेशन का मतलब होता है जो अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसी सिंचाई में जल में उर्वरक को घोल दिया जाए और उससे सिंचाई की जाए, इसको फर्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। इस विधि से जल में आवश्यकता के अनुसार रसायन मिलकर उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जाता है। अगर आप ऐसी भूमि में अगर आप उर्वरक मिला देंगे तो उसमें क्या है, भूमि के जो है क्षारीयता बढ़ जाती है, या बेसिक जो भूमि का बेस है वो बढ़ जाता है। तो एक नई जो मेथड निकाला है फर्टिगेशन, इसमें क्या होता है, जल में ही उर्वरक को घोल दिया जाता है और उससे सिंचाई की जाती है, जिससे जो रसायन है भूमि में ज़्यादा ना मिल सके और उसकी जो क्षारीयता है वो नियंत्रित रहे। ठीक है? घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। अगर आप जो घुले हुए उर्वरक होंगे उससे जो है जो पौधे हैं लगभग 2 गुनी मात्रा ले लेंगे, ठीक है, पोषक तत्वों की। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में भी कमी आती है। रासायनिक पोषणों निक्षालन मतलब होता है कि जैसे भूमि जो है ज़्यादा जो है रसायन ले लेती है और पौधों में उतना नहीं पहुंच पाता, इसे निक्षालन भी कहते हैं। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन ही, ये आप देख चुके हैं, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग नहीं होते, ठीक है। जैसे कि रॉक फॉस्फेट हो गया, फास्फोरस है, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो इसलिए इस विधि द्वारा फर्टिगेशन के जो मेथड है उसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि में शून्य जुताई अर्थात खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ हैं, ठीक है। शून्य जुताई मतलब खेत की जुताई नहीं करनी है, उससे उसके जो है अगले ही जो है दूसरी फसल जो है उसमें बो देनी है। इसके लाभ क्या हैं देखिए, एक तो फसल लागत में कमी आएगी, क्योंकि जुताई करेंगे तो उसमें खर्चा आएगा, ठीक है। पिछली फसल के जो अवशेष हैं वो खेत में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वो खाद बन जाएंगे, जिससे वह सड़कर खाद बनता है। इससे उर्वरक उपभोग में भी कमी आती है, ये तो इससे फर्टिलाइजर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। धान की नर्सरी बनाने की बजाय सीधे बुआई से समय और श्रम की भी बचत होती है। देखिए अभी जो मेथड है धान को बोने का, वो क्या करते हैं, पहले उसकी नर्सरी बनाई जाती है, यानी कि पहले उसकी पौध बोई जाती है, फिर पौध निकाल के फिर पूरे उसमें खेत में बोई जाती है। तो उससे अगर सीधा बोई जाएगी तो उसमें जो है श्रम की भी कमी आएगी और टाइम की भी जो है बचत होगी। यहाँ पे ये बोला गया। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन पृथक्करण होता है, ठीक है। अब जो फसलें हैं उससे जो है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेंगे और कार्बन के पृथक्करण में भी वायुमंडल में सहायता मिलेगी, ये बोला गया। अगला देखेंगे, भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विकल्पगत सभी विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें है एक सिंब आधिक्य, दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप में मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। देखिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होता है, जो फिक्सेशन करते हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करती है, दलहनी फसलें करती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंब आधिक्य, इस मेथड को, ठीक है।
जिससे क्या है, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यानी कि दलहनी फसलों का ज़्यादा बोया जाए, जिससे क्या होगा, जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंब आधिक्य। टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंब आधिक्य, यानी दलहनी फसलों की अधिकतम मात्रा में बोना, इसको सिंब आधिक्य कहते हैं। अगला है टेंसियोमीटर। जो टेंसियोमीटर है, ये फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है, जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, टेंसियोमीटर? देखिए, टेंसियोमीटर का मतलब यह है कि फसल को कितनी सिंचाई की जरूरत है, उसका उसका मापन करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो नियंत्रित सिंचाई की जाएगी, कि जितनी सिंचाई की जरूरत है उतनी ही की जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, उत्पादकता में भी जो है बढ़ोतरी होगी, और जो जल है, जल की भी बचत होगी। इसको बोलते हैं टेंसियोमीटर, यानी फसल की सिंचाई की मात्रा को मापना, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के योजना आयोग ने वर्ष 1989 में मृदा वर्षण, तापमान, उच्चावच, जल संसाधनों आदि कृषि जलवायवीय कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो हम पहले भी देख चुके हैं, जो है भारत को जो है 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है, योजना आयोग ने 1989। और इसके जो कारक कौन कौन से, मृदा है, वर्षण है, तापमान है, उच्चावच है, जल संसाधन है, और ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर कारक आ जाते हैं तो कारक भी ध्यान रखेंगे, मृदा वर्षण, तापमान, उच्चावच और जल संसाधन। इन कारकों के आधार पर जो है योजना आयोग ने भारत को 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने? 15। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1971 में देश को 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। पहले कितने में किया था? 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में। तो पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग था, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने में विभाजित किया है योजना आयोग ने? 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेश। अब देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्र दिए यहाँ पे। देखिए, पहला है पश्चिमी हिमालय श्रेणी। देखिए, पश्चिमी हिमालय श्रेणी कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? लद्दाख, जे.एंड.के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक। पूर्वी हिमालय श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, यानी सेवन सिस्टर, फिर उसके साथ मिजोरम और पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या, सॉरी, 3 में क्या है? निचली गंगा का मैदान। तो निचली गंगा के मैदान में कौन सा राज्य आ जाता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा है, दो आप में आ जाता है। निचली गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल, और मध्य गंगा के मैदान में आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। ऊपरी गंगा के मैदान में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आता है। गंगा पार का मैदान बात करेंगे, यानी गंगा से ऊपर जो है मैदान है, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक। केंद्रीय पठार और पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी जानते हैं चीज़ों को। दक्षिणी पठार पर्वतीय क्षेत्र में कौन से आ जाते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी। मैप में आप समझ जाएंगे। और पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान। द्वीप क्षेत्र की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था कि जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण है, ठीक है, उसने जो है भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन से? देखिए, एक है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में तो पश्चिमी हिमालय आ जाता है, शीत शुष्क होता है। पश्चिम हिमालय में जो शीत शुष्क में है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। पश्चिम मैदान आ जाता है, कच्छ प्रायद्वीप आ जाता है, और दक्कन का पठार आ जाता है शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में। और अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, सेमी एरिड इकोसिस्टम की, तो उसमें उत्तरी मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान जैसे राजस्थान, उच्च भूमि, गुजरात का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, मालवा का पठार, गुजरात, काठियावाड़। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इनको एक नज़र में देख लेंगे।
तो ये हमने कृषि का डिस्कशन देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।